हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि इस शाम को ये जो वीडियो आपके पास में आता है, इस लगभग 15 मिनट के वीडियो में हम लोग दिन भर की हमारी जो प्रमुख न्यूज़ जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में, उन सभी खबरों को एकदम टू द पॉइंट एग्जाम की अप्रोच से हम उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो में आपको सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ द हिंदू, द इंडियन, जो हमारा इंडियन एक्सप्रेस है, केवल यही आपको मिले। इसमें आपको एक कंपाइलेशन, सभी जो मेजर सोर्सेज हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी होते हैं, उन सब का एक कंपाइलेशन हमें देखने को मिलता है, जिसमें मेजरली आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, आपका पीआईबी, आपका पीआरएस, लेजिस्लेचर्स, ये सारे जो मेजर मेजर जो आपके सारे इश्यूज हैं वो आपको सारे एक ही जगह पर, टाइम्स नाउ भी इसमें शामिल है, हिंदुस्तान टाइम्स भी इसमें शामिल होता है, डाउन टू अर्थ जैसी जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो ज़रूरी हमारी न्यूज़ होती है वो भी शामिल होती हैं। तो ऐसे आपको एक ही वीडियो में प्रीलिम्स के लिए स्पेशली सभी, अगर आपको करंट अफेयर एक ही जगह मिल जाए, वो भी टू द पॉइंट, जो एग्जाम का लेवल में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उस लेवल पर, तो आई थिंक मुझे लगता है ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसमें हम सभी करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस सीरीज़ को अगर आप लोग पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे सपोर्ट करें, आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अपना जो क्वेश्चन है, हमेशा मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। तो डेली मेरी ये कोशिश रहती है कि जिस भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड अगर यूपीएससी ने कोई पीवाईक्यू पूछा है तो वो पीवाईक्यू का आंसर आपको यहाँ पर एक चैलेंज के रूप में यहाँ पर दे रहा हूँ, और डेली आपको इस पीवाईक्यू का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। जितने भी लोग यहाँ पर जो है इस सेशन को देख रहे हैं, इस जो क्वेश्चन है उसको देख पा रहे हैं, सभी लोगों को इसका आंसर यहाँ पर करना है। तो आज का हमारा दरअसल क्वेश्चन है, यूपीएससी ने सीडीएस के एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा था। जैसा आप जानते हैं कि जब हम यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वैसी कंडीशन में हमें सीडीएस, सीएपीएफ, इन सब के भी पीवाईक्यू देखने होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन देखते हैं। सीडीएस से ये क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा गया था, भारत के संविधान के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके सामने। पहला कह रहा है, संघ कार्यपालिका की शक्तियां राज्यों को उनकी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में निर्देश देने तक विस्तारित हैं। दूसरा, संघ कार्यकारिणी राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती से संबंधित प्रावधान जारी कर सकती है। तीसरा, राज्यपालों के पास भारत के राष्ट्रपति की तरह कोई आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं। और चौथा, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को विश्वास हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य की वित्तीय स्थिरता या फिर ऋण को खतरा है, तो वो राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषणा यहां पर कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगेन, पीवाईक्यू हो, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, चाहे फिर कंटेंट की बात हो, मैं यहां पर केवल उसी कंटेंट के बारे में बात करूंगा जो एग्जामिनेशन में आपसे रिक्वायर्ड होता है, जो यूपीएससी उस लेवल का पूछता है। इजी चीजों में मेरा भरोसा नहीं रहा। मैं हमेशा से भरोसा इस चीज पर करता हूं कि जो आपके एग्जाम के लिए चीजें जरूरी हैं उन चीजों को हम पढ़ें, ना कि आपके लिए आसान है उन चीजों को पढ़ा जाए। तो उस लेवल को हम यहाँ पर टच करने की कोशिश करेंगे ना। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर टोरेटे सिंड्रोम, आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये दरअसल एक बीमारी है और ये एक विकार है, हम कह सकते हैं तंत्र का विकार है। अब ये इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सब लोग जानते ही होंगे, रानी मुखर्जी हैं यहाँ पर। दरअसल इनसे संबंधित क्यों है, क्योंकि इनकी एक मूवी आई थी, मूवी का नाम था हिचकी। इसी मूवी में इस सिंड्रोम को यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसी से रिलेटेड न्यूज है, इसलिए मैंने आपको याद रहे यहाँ पर, इसलिए इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर देखेंगे, टोरेटे सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल यानी कि तंत्र से जुड़ा हुआ विकार है, जो कि दुनिया भर की लगभग 0.3% से 1% पॉपुलेशन को प्रभावित करता है। अब ये सिंड्रोम क्या होता है, या तो अगर आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है तो जाके इसका ट्रेलर देख लेना, या आपने मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा। दरअसल इसमें जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी होती है, ये विकार होता है, वो व्यक्ति बोलते बोलते कुछ झटके काइंड ऑफ ऐसी कंडीशन देखने को मिलती हैं। आप एक बार ये ट्रेलर देख लेना, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अब इस सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं, यानी ये जो समस्या है, ये समस्या है क्या, तो न्यूरॉन्स यानी कि हमारा जो तंत्र का तंत्र है उससे रिलेटेड ये समस्या है। ये दरअसल एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति को अचानक और अनैच्छिक, अनैच्छिक का मतलब है खुद का उसका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं रहता, कभी भी इंस्टेंटली, कभी भी बिना इच्छा के शारीरिक हरकतें या फिर आवाजें निकलने की समस्या होती है। और इस मूवी में रानी मुखर्जी को इसी तरह से दिखाया गया है, वो कुछ ऐसे करके गर्दन टेढ़ी करके, और हिचकिया टाइप की कुछ ऐसी आती हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पर उनको दिखाया गया है। अब ये जो एक्टिविटी होती है, आप देखेंगे उस मूवी के ट्रेलर में भी आप देख पाएंगे, इनको हम टिक्स कहते हैं, इनको टिक्स कहा जाता है। ये कब शुरुआत होता है, इसके बारे में बात करें तो दरअसल इसकी शुरुआत बचपन में भी हो सकती है और किशोरावस्था में ऐसी चीजें ज्यादा रिफ्लेक्ट होती हैं। तो हम देखेंगे 2 से लेकर 15 साल तक के बीच में ये शुरू होता है। औसतन 6 साल की उम्र में इसके जो लक्षण हैं वो लक्षण दिखने लगते हैं। ये लड़कों में ज्यादा पाया जाता है, और जो लड़कियों के मतलब बजाय लड़कियों के, तो लड़कों में ये ज्यादा पाया जाता है। अब हम बात करेंगे टिक्स क्या होते हैं।
यानी कि जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई, जो जिस तरह से ऐसे जो मूवमेंट होता है बॉडी का, तो ये टिक्स बोलते हैं हम इनको। ये टिक्स क्या होते हैं? तो दरअसल दो प्रकार के टिक्स मिलेंगे आपको, एक साधारण और एक आपको जटिल टिक्स। इन टिक्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो एक पहले जो टिक्स है हमारे साधारण में से, वो मोटर टिक्स होते हैं। मोटर टिक्स में क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, कुछ शारीरिक हरकतें होती हैं, जैसे मान लो अचानक से आंख झपक रही हो, चेहरा कुछ बन रहा हो, कंधे उचकाना हो, सिर झटकना हो, इनको मोटर जो टिक्स हैं उनके अंदर शामिल करेंगे। एक आता है आपका वोकल टिक्स, यानी कि वो आवाज से रिलेटेड है, जैसे बार बार गला साफ करने की आवाजें, ऐसी आवाजें निकालना, है ना, सूंघने की आवाज निकालना, भौंकना, घुर्राना, ये सारी चीजें आ जाती हैं टिक्स के अंदर। तो ये थी सिंपल टिक्स। एक होती है कॉम्प्लेक्स टिक्स। कॉम्प्लेक्स टिक्स क्या है? तो मोटर टिक्स आती है हमारी कॉम्प्लेक्स में। मोटर टिक्स यानी किसी चीज को छूना, उलझ जाना, उसी चीज में झुकना, ये सारी चीजें। वोकल में खुद की या फिर दूसरों की बात को बार बार दोहराते रहना, जिसे हम इकोलेलिया भी कह सकते हैं। कभी कभी अश्लील भाषा का उपयोग भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन वो रेयर मामलों में ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा टिक्स एक्चुअल में होता क्या है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ पर ये टिक्स कब बढ़ जाते हैं और कब कम होते हैं। थोड़ा सा आप उस मूवी की क्लिप को या फिर ट्रेलर को जाके देख लेंगे तो आपको चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आएंगी। मुझे भी नहीं पता था उस मूवी के बारे में, मुझे भी किसी ने बताया था कि ये उससे रिलेटेड है, तब जाके मैंने उस मूवी को मतलब उस ट्रेलर को देखा था, जब मुझे समझ में आया। तनाव या फिर उत्तेजना में ये जो टिक्स है, यानी कि जो ऐसे झटके पड़ते हैं या फिर कुछ जो एक्टिविटी होती है, जब एंजाइटी स्ट्रेस होता है तो तब ऐसी चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। जब व्यक्ति शांत और फोकस्ड होता है तो ऐसे टिक्स कम हो सकते हैं। साथ ही साथ हल्की नींद में टिक्स कम हो जाते हैं और गहरी नींद में ये जो टिक्स हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर बंद हो जाते हैं। क्या कोई इसका ट्रीटमेंट है साहब? तो ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो एज सच परमानेंटली इसका कोई भी इलाज अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन यस, जो भी इसके सिम्टम्स होते हैं, जो भी इसके जो लक्षण हैं, उन लक्षणों का जो ट्रीटमेंट है वो ऐसा सच कुछ भी नहीं है। बस हाँ, सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल थेरेपीज होती हैं। थेरेपीज का इस्तेमाल करके ये जो कुछ बेहतर जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स दिखाती हैं। ये हुई हमारी पहली पूरी खबर। जो हमारे एग्जाम के काम के लिए जरूरी चीजें उनको हमने पढ़ा। सेम वे दूसरी खबर पर डायरेक्टली हम सीधे मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको मैं एक जरूरी सूचना यहाँ पर ये देना चाहता हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं, अनअकैडमी के द्वारा अभी जो हमारे बेस्ट ऑफर्स हैं, यानी कि 17,999 रुपए में आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शंस को अवेल कर सकते हैं। ये केवल 48 घंटे के लिए बची हुई हैं, कल तक ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। उसमें आपको 12 महीने तक का एक्सटेंशन भी मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू आप कितना जो वैलिडिटी है वो अवेल करते हैं। इसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज पूरी प्रिपरेशन आपको एक ही जगह पर मिलती है। अगर आप चाहें तो शुभ 50 दिस इज माई कोड, या कोड इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली सीधे तरीके से मुझसे जुड़ने के लिए, या फिर आप इस मेल आईडी पर डायरेक्टली सीधे मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सीधे डायरेक्टली इसके थ्रू आप मुझसे जुड़ जाएंगे। हम बैचेस के बारे में बात करें तो आगाज 2027 के लिए है हमारा हिंदी जो बैचेस संभव के, और इंग्लिश और बाइलिंगुअल 2028, ये सारे के सारे बैचेस लाइव हो चुके हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये है अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। आपको इस टेस्ट को देना है। यहाँ पर ये टेस्ट है 15 तारीख को ये होगा, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसमें अच्छा रैंक होल्ड करते हैं तो आपको 100% तक का स्कॉलरशिप, और साथ ही साथ मैकबुक, आईपैड, अमेजन, ऐसे बहुत सारे जो रिवॉर्ड्स हैं वो रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। आइए सीधे तरीके से बढ़ते हैं। अब हम अगली जो हमारी न्यूज़ है, अगली जो हमारी खबर है हमारे एग्जाम के लिए, वो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। क्या है ये? तो सिंपल सी बात ये, हर साल 12 जून को इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। थीम जो 2025 की, वो हमारे लिए थीम जरूरी हो जाती है। तो थीम है प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, प्रयासों में तेजी लाएं, यानी कि अभी बहुत करना बाकी है, बट यस अभी तक काम भी हुआ है। तो ये हमारी इसकी अब तक थीम रही है। अब इस दिन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो वो रोकना है हमें, उनके अधिकारों की रक्षा हमें करनी है। उन सभी चीजों के लिए हम इन सभी दिनों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? एक ऐसी दुनिया बनाना जहां पर बच्चों के अधिकारों की बात हो, बच्चों को शिक्षित किया जाए, बच्चों को उनका जो बचपन जीने के लिए वो है वो प्रेरित करा जाए। अब बात करते हैं एक हिस्ट्री की, कि इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या रही है। यानी कि जो हम ये जो बाल जो हमारा देखेंगे, यानी कि जो बाल श्रम से संबंधित जो दिवस था, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने पहली बार 12 जून 2002 को जेनेवा का अपना इनका जो हेडक्वार्टर है वहां पर इसको सेलिब्रेट किया था। तब से ये दिन भर, यानी कि मतलब इसी दिन ये हर साल मनाया जाता है, ताकि दुनिया का ध्यान इस चीज पर हो कि यानी कि जो चाइल्ड लेबर है ऐसी प्रैक्टिसेस को रोका जाए। 2025 में ये जो दिवस है 21वीं अपनी जो वर्षगांठ है, 21वीं वर्षगांठ को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब बात करते हैं इंडिया के प्रयासों के बारे में, कि भारत देश ने ऐसे क्या क्या प्रयास करे हैं कि हम जो बाल श्रम है उसको रोक सकें, उसको नियंत्रित कर सकें।
अब ये पॉइंटर्स आपके प्रीलिम्स के लिए तो जरूरी हैं, लेकिन प्रीलिम्स के साथ साथ इन पॉइंटर्स को आप अपनी मेंस एग्जामिनेशन में भी आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप डेटा का इस्तेमाल मेंस एग्जामिनेशन में करेंगे तो डेफिनेटली ये आपकी बहुत ज्यादा मदद कर रहे होंगे। नाउ हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति इसको लागू किया। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे 8.7, इसका ऑब्जेक्ट भी यही है कि 2025 तक हर प्रकार का जो चाइल्ड लेबर है उसको हम कंट्रोल कर पाएं। ये नीति दो मुख्य बातों पर ध्यान देती है, यानी कि क्या, यानी कि जो बच्चे चाइल्ड लेबर में हैं उनको रिहेबिलिटेशन उनको दिया जाए, और साथ ही साथ बाल श्रम की जो जड़ है यानी कि गरीबी, उस गरीबी को खत्म करें, ताकि जो मजबूर बच्चे होते हैं बचपन में अपना बाल श्रम करने के लिए, उस भी समस्या को यहाँ पर जो है समाधान किया जा सके। अब ये जो आंकड़े हैं ये भी आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आइए इन आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, और ये हमारे जो भारत के लिए और भारत के साथ साथ वैश्विक आंकड़े भी हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो वैश्विक स्तर पर 2024 में 13.8 करोड़ जो बच्चे ये चाइल्ड लेबर में लगे हुए थे, 5.4 करोड़ बच्चे खतरनाक कार्यों में लगे थे। अफ्रीका में मैक्सिमम कितने, 7.2 करोड़। उसके बाद एशिया प्रशांत और क्षेत्र में, यानी कि इतने बच्चे यहाँ पर पूरे विश्व में लगे हुए थे चाइल्ड लेबर के अंदर। अब बात कर रहे थे हम इंडिया के बारे में, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है वो डेटा। तो ये डेटा हम देखें तो 2011 के सेंसस के अनुसार 1.01 करोड़ बच्चे 5 से 14 वर्ष तक के बीच के ये कार्य कर रहे थे, और साथ ही साथ यहाँ पर 2001 में 1.26 करोड़ थी ये जनसंख्या, यानी कि कुछ कमी तो आई, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मुख्य कारण रहा है भारत में चाइल्ड लेबर का, तो मुख्य कारण में से गरीबी, शिक्षा की कमी, आर्थिक संकट, ऐसे जो मेजर समस्याएं हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। खत्म। अगला हम बात करते हैं सीधा जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में, ये है कैथेप्सिन बी, इसके बारे में। तो क्या है ये कैथेप्सिन बी, इसके बारे में तो हम देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इसके शोधकर्ताओं ने ये पाया है कि जिसे हम कैट बी यानी कि कैथेप्सिन बी, ये एक नामक का प्रोटीन है। इसकी प्रोटीन की गतिविधि को अगर हम कम कर देते हैं, अगर इसकी गतिविधि को कम कर दिया जाता है तो स्त्रियों की जो डिंबाणु भंडार यानी कि ओवेरियन रिजर्व है उसको संरक्षित किया जा सकता है। ये कैसे काम करती है, क्यों जरूरी है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए सीधे तरीके से जानते हैं उसके बारे में। कैथेप्सिन बी क्या है, तो ये एक प्रकार का दरअसल लाइसोसोमल सिस्टेनिन प्रोटीज है। ये क्या है, यानी कि एक एंजाइम है, और एंजाइम क्या करता है, ये एक प्रोटीन को जोड़ता है। ये मुख्य रूप से सेल का जो एंडोसोम होता है और साथ ही साथ लाइसोसोम होता है उनके अंदर पाया जाता है। इसका काम क्या है, तो इसका काम है जो सेल के अंदर और बाहर मौजूद जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को तोड़ना और उस प्रोटीन को हटाना। इसके काम क्या है, कैथेप्सिन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके काम क्या है। तो सिंपल सी बात है कि प्रोटीन को नष्ट करना ये इसका काम है, यानी कि प्रोटीन डिग्रेडेशन इसका काम है। सेल डेथ और जो एपोप्टोसिस है इसमें भाग लेना, एंटीजन प्रोसेसिंग में मदद करना, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी कोशिका के बाहर का जो ढांचा होता है इनके प्रोटीन जैसे जो कोलेजन और फाइब्रोनेजिन है इनको तोड़ना, ये इसका मेजर काम देखने को मिलता है। अब जिस ओवेरियन रिजर्व के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसको संरक्षित करना, क्या होता है ये ओवेरियन रिजर्व, इसके बारे में बात कर लेते हैं, जरूरी है। तो ओवेरियन रिजर्व एक सीमित संख्या में अंडाणु यानी कि एग सेल्स या फिर जो ओसाइट्स होते हैं उनका भंडार होता है, जिसके साथ एक महिला जन्म लेती है। नेचुरल रूप से महिलाओं के अंदर यह होता है ताकि बच्चों को जन्म दिया जा सके। पुरुषों के विपरीत महिलाएं जीवन भर नए अंडाणु नहीं बना सकती, हमेशा नहीं, एक जो सीमित समय है वो रहता है। समय के साथ इन अंडों की संख्या और गुणवत्ता यानी कि जो क्वालिटी है उम्र के साथ में ये जो है डाउन होती जाती है। तो इसको संरक्षित करने के लिए ऐसे शोधकर्ताओं के द्वारा कुछ जो खोजें हैं वो खोजें यहाँ पर करी गई थी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्रॉपिक जो इनिशिएटिव है इससे संबंधित। क्या है क्रॉपिक पहल, इसके बारे में बात करते हैं। तो दरअसल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सबसे पहली चीज आपके लिए जो आपको मंत्रालय वो पता होना चाहिए, ये एक नई पहल शुरू करने की योजना बना रहा है और इसी का नाम है क्रॉपिक। अब बात ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉपिक दरअसल है क्या। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है कि जो खेतों की तस्वीरें, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं कि फार्मिंग में यानी कि खेती में भी अभी हमें एआई का यूज करना है, उसका इस्तेमाल करना है। तो दरअसल यहाँ खेतों की तस्वीरें और एआई बेस्ड जो मॉडल हैं उनकी मदद से फसल से संबंधित जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा करना, और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसके तहत में इस पहल को लाए जाने की बात यहाँ पर करी जा रही है। इसमें कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी और फोटो विश्लेषण मॉडल का प्रयोग करा जाएगा, यानी कि फसल के बारे में जांच पड़ताल करी जाएगी, फोटोज के माध्यम से इन सभी चीजों का एनालिसिस किया जाएगा। अब क्रॉपिक के बारे में बात करते हैं साहब, ये जो इनिशिएटिव के बारे में हम प्लान कर रहे हैं, क्रॉपिक एक्चुअल में है क्या। तो क्रॉपिक का पूरा नाम है कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स, यानी कि वास्तविक समय में फसल की तस्वीरें और उनको अवलोकन करना, उनको एनालाइज करना, उनको इकट्ठा करना। ये इसके जो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं इसके।
यानी कि जो हमारी क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स की सेहत और तनाव उनकी निगरानी करना, और कृषक बीमा दावा प्रक्रिया है इसको स्वचालित यानी ऑटोमेशन करना, यानी कि फसल नुकसान का कितना ज़्यादा, अगर मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है फिर किसी भी कंडीशन में फसल का नुकसान कितना हो रहा है और किसानों को उससे कितना नुकसान हो रहा है, तो उन सभी चीज़ों को एनालाइज करेंगे हम फोटो लेने के माध्यम से, एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब ये क्रॉपिंग काम करेगा कैसे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे एक मान लो फार्म है, एक फील्ड है, ऊपर से ड्रोन की मदद से या फिर सैटेलाइट की मदद से अलग अलग तरीकों से जो इमेजेस हैं, यहाँ पर ड्रोन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा, उससे जो एक हम कहेंगे स्कैनिंग या फिर इमेजेस हैं वो इकट्ठी करी जाएंगी और वो डेटा एनालाइज किया जाएगा। फसल चक्र के दौरान 4-5 बार खेतों की तस्वीरें खींची जाएंगी और इन तस्वीरों को क्रॉपिक मोबाइल ऐप से खींचा जाएगा, जिससे कृषि मंत्रालय ने विकसित करा है। तो ये ऐप किसने विकसित करा है, किस मंत्रालय ने, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये तस्वीरें क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से सीधे किसानों से प्राप्त करी जाएंगी, यानी कि जो किसान हैं वो सीधे इस ऐप के माध्यम से अपने खेत की फोटो खींचेंगे और इसके ऊपर अपलोड करेंगे, और तब जाके ऐप पे इसका जो डेटा का एनालिसिस है वो एनालिसिस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद जब ये तस्वीरें इकट्ठी हो जाएंगी इस पूरे के पूरे डेटा सेट में, फिर इनका जो एक हम कह सकते हैं इनका विश्लेषण होगा, और हम देखेंगे यहाँ पर जो क्रॉप टाइप है इनका विश्लेषण होगा, फसल की स्थिति कैसी, अवस्था कैसी है, ये क्या नुकसान हुआ है उसका आकलन और गंभीरता कितनी है, वो एआई बेस्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म इन तस्वीरों का विश्लेषण करेगा और वेब आधारित डैशबोर्ड पर इस सब की जो जानकारी है वो जानकारी यहाँ पर जो है वो सभी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होंगी। अब ये सभी जानकारी, अब इस डेटा का साब होगा क्या, तो अगर किसानों की फसल खराब होती है तो उनको जो बीमा मिलना है, जो इंश्योरेंस मिलना है, उसके हिसाब से उसका भुगतान किया जाएगा, और उस समय यानी कि जब बीमा मिलेगा तो उस टाइम पर क्रॉपिक मोबाइल ऐप से अधिकारियों के द्वारा तस्वीरें वहां से उठा ली जाएंगी। ठीक है, अब 2 सीजन के लिए अध्ययन होगा, खरीफ में 2025 के लिए, रबी में 2025-26 के लिए। शुरुआत में हर सीजन में मिनिमम 50 जिलों में इसे लागू किया जाएगा। ये जिले अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों यानी कि उनके अनुसार इन सभी चीजों को यहाँ पर चुना जाएगा। अब जो क्रॉपिक को जो फंडिंग मिल रही है, जो वित्तीय सहायता मिल रही है, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फंड फॉर इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, यहां से इसको जो फंड्स हैं वो फंड्स यहां पर इसको मिल रहे होंगे। खत्म, जितनी काम की चीज थी उतना पढ़ेंगे बस, जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं, अगली जो खबर है हमारी वो है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, इसके बारे में। किस चीज से संबंधित है, तो दरअसल हमारा जो भारतीय सेना है उस भारतीय सेना का एक जो दल है वो मंगोलिया गया, और वहां पर उनकी सेना के साथ में हमारा जो अभ्यास है वो अभ्यास देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, इसमें भाग लिया। यहाँ पर जो भाग लेगी हमारी जो सेना है, ये अभ्यास 14 जून से शुरू होगा और 28 जून तक चलेगा, और साथ ही साथ ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास यानी कि अलग अलग देशों की जो सेना है वो यहाँ पर शामिल होंगी। इसका उद्देश्य क्या है, तो जब भी कोई सैन्य अभ्यास होता है तो उसका मतलब ये है कि एक दूसरे की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करना, और साथ ही साथ जो नई तकनीकियां या फिर नई जो स्थितियां हैं उन सभी के लिए चीजों को सीखना, ये यहाँ पर इनके जो उद्देश्य हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा हम इतिहास के बारे में जानते हैं, तो इतिहास के बारे में हम अगर समझें तो इस अभ्यास की जो शुरुआत है 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी, मंगोलिया एंड यूएसए, इनके द्वारा इन सभी चीजों की जो शुरुआत है वो देखने को मिलती है। 2006 से ये एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना के लिए ये एक अभ्यास हमारा बन गया है। 2025 का जो संस्करण है इसका 22वां संस्करण है, वर्जन कई बार हमारे लिए जरूरी हो जाता है। लास्ट यानी कि 24 वाला जो संस्करण हुआ था वो भी उसको मंगोलिया में ही आयोजित यहाँ पर करवाया गया था। और उद्देश्य क्या है, जैसा सभी जो हमारे सैन्य अभ्यास हैं जिनके उद्देश्य होते हैं, यानी कि उद्देश्यों में हम देखेंगे तो सभी सशस्त्र सेनाओं को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से उसके जो शांति अभियान है उनके लिए उनको तैयार करना, अलग अलग वातावरण के माध्यम से जो प्रैक्टिसेस हैं वो करना। तो हम यहाँ पर जो शारीरिक फिटनेस हैं और संयुक्त योजनाएं हैं, संयुक्त सामरिक अभ्यास हैं, इन सभी चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा इस अभ्यास के अंदर। लाभ क्या होंगे, तो लाभ वही है कि एक दूसरे की प्रैक्टिसेस को हम अपना रहे हैं, रणनीति तकनीकी उनको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, सैनिकों के बीच में तालमेल रहा, सहयोग रहा उन सभी के लिए, और जो वैश्विक अभियान है उनमें भी कॉपरेशन को बढ़ाना, ये हमारा यहाँ पर उद्देश्य है। सबसे प्रमुख खबर जिसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आपको जवाब उसका यहां से मिल जाएगा, और वो है हमारा इमरजेंसी से रिलेटेड, यानी कि हमारा प्रिय पॉलिटी का जो टॉपिक है। दरअसल ये अभी आपातकाल के 50 वर्ष हमें देखने को मिल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटीज हैं कि क्वेश्चंस डेफिनेटली बनाएंगे यहां से। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा 12 जून 1975 ये फैसला यहां पर दिया गया था, और उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। 1971 के जो इलेक्शन से उनको चुनावी कदाचार के कारण अवैध करार दे दिया गया था इन इलेक्शंस को, जिसके परिणाम स्वरूप 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी की घोषणा है वो घोषणा यहां पर कर दी गई थी।
अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है ये जानना कि अब तक जो इमरजेंसी है वो नेशनल इमरजेंसी है, जो कि देखो इमरजेंसी के बारे में बात करूं, आर्टिकल 352 आप लोग जानते हैं नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति शासन, यानी कि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, और उसके बाद आप जानते हैं आर्टिकल 365 वो हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में, आर्टिकल 300 जो आर्टिकल 360 365 आपका यहीं देखने को मिल जाएगा, राष्ट्रपति शासन। 360 में आपको वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो घोषित करा जाता है। ये सारी चीजें। आधार के बारे में बात करें तो बाह्य आक्रमण के आधार पर चाइना का साथ में हमारा जो युद्ध हुआ था 1962 से 68 में तब लगा था। फिर ये बाह्य आक्रमण के आधार पर पाकिस्तान के साथ हमारा जो युद्ध हुआ था 71 से 77 के टाइम तक, और फिर आंतरिक अशांति वाला लगा था 1975 से 1977। इन सभी चीजों के बारे में अब बात करते हैं हम कि अगर इमरजेंसी लग रहा है तो इस इमरजेंसी की घोषणा के आधार क्या क्या हो सकते हैं। तो हम देखेंगे अगर मान लो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इनसे खतरा, लेकिन ध्यान रखिएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में आंतरिक अशांति को हमें सशस्त्र विद्रोह से हमने यहां पर इसको रिप्लेस कर दिया था। अब ये घोषणा होगी कैसे, जरूरी है क्योंकि एग्जामिनेशंस में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे, ध्यान रखिएगा 44वां संविधान संशोधन ये प्रावधान करता है कि इमरजेंसी केवल तभी लगेगा जब यहां पर एक महीने के जो कैबिनेट की लिखित सिफारिश है, तभी कैबिनेट का उल्लेख भी हमें यहां पर तभी देखने को मिलता है, तो तब इसको अप्लाई किया जाएगा। एक महीने के भीतर संसद के, तो क्योंकि जरूरी है एक महीने में अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो भी विशेष बहुमत से लेना पड़ेगा। और ध्यान रखिए एक बार अगर लागू हो जाता है लोकसभा राज्यसभा दोनों से विशेष बहुमत के आधार पर, फिर 6 महीने ये लागू रहेगा। इसी प्रकार से हर 6 महीने पर हम इसको जो है एक्सटेंड कर से रह सकते हैं। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो बहुमत कैसा, विशेष बहुमत हमें यहाँ पर चाहिए। रिवोकेशन तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा के आधार पर हम इसको यहाँ पर हटा सकते हैं। नाउ हमारे जो राइट्स यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये आर्टिकल 358 ये कहता है कि आर्टिकल 19 यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो हमारी यहाँ पर सस्पेंड हो जाएंगी। आर्टिकल 358 यहाँ पर ये कह रहा है। 359 हमारा आर्टिकल 20 और 21 के बारे में बात कर रहा है कि ये सस्पेंड नहीं होंगे। इसके अलावा अन्य जो सभी अधिकार हैं उनका लागू होना यानी कि उनका केवल प्रवर्तन होना वो सस्पेंड हो जाएगा, यानी कि फिर उनका कोई कैसा भी किसी प्रकार का मतलब यहाँ पर नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे राइट के ऊपर इंपैक्ट ये पड़ेगा। अब राइट्स के बारे में बात करें या फिर हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है इसके बारे में बात करें, तो इससे रिलेटेड हमारी कुछ जो जुडिशियल वर्डिक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो आपातकाल की घोषणा है ये न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है अगर ये मिनर्वा मिल्स केस 1980 यहां पर ये केस आता है और बोला गया था कि अगर ये घोषणा दुर्भावना, अप्रामाणिक तथ्य या फिर विकृति इन सभी पर बेस्ड होती है तो इस तरह से देखा विद इन 20 मिनट हमने हमारे सभी पूरे दिन भर के अलग अलग सोर्सेज के जो करंट अफेयर हैं उन सभी को हमने शानदार एकदम एग्जामिनेशन के लिए टू द पॉइंट जो हमारा एकेडमिक कंटेंट होना चाहिए उस अप्रोच से हमने यहाँ पर इसको तैयार करा। डेफिनेटली अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पीडीएफ मुझे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय।